तो शैलेश जी, अभी राजनीति के गलियारे में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, वक्फ संशोधन बिल, जो कि आपसी सहमति से पास हो गया है, सब कुछ हो गया है। शैलेश जी, मेरा ये पूछना था कि वक्फ संशोधन बिल जो ये आया है उसका क्या इम्पैक्ट है और क्यों इस तरह का माहौल उस पर इतना गरमाया हुआ है, क्या है रीजन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, ये जो विरोधी पार्टियां हैं एनडीए अलायंस की, ये जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रही हैं। मैं जो देख रहा हूं, और आपने देखा होगा आज के दिन ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोहरा समाज का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलने गया और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल लाया, इसलिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। और तमाम देश के अनेक मुस्लिम समाज के जो संस्थाएं हैं, नेता हैं, सामाजिक लोग हैं, वो इस संशोधन से बहुत खुश हैं। और उसका कारण भी ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही पारदर्शिता से, बिना किसी भेदभाव के, इस मुद्दे को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर वहाँ पर डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद संसद में इस पे आपने देखा होगा रात के 2-2 बजे तक चर्चा चली है। राज्यसभा में तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वोटिंग हुई है और ये मेजॉरिटी से, बहुमत से संसद के दोनों सदनों में, उच्च सदन राज्यसभा में और लोकसभा में, जनता के सदन में, ये पास हुआ है। और विशेष तौर से इसकी जो बातें इसमें बताई गई हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लोकसभा में ये बताया कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वक्फ, उसके बाद वक्फ बोर्ड और उसके बाद वक्फ परिषद। जो वक्फ है वो मुस्लिम समाज का धार्मिक विषय से संबंधित वक्फ है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। वो धार्मिक जो विषय है एज इट इज़ विषय है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं। जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव संशोधन इसलिए किया गया है कि पिछले कई वर्षों से लगातार देश के तमाम कोनों से शिकायतें आ रही थी और शिकायतें आ रही थी, वो शिकायतें वक्फ ट्रिब्यूनल में थी, पेंडिंग हैं। और ये शिकायत सिर्फ एक समाज से नहीं, देश के अनेक समाजों से आ रही थी। मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके हैं, जिनकी ज़मीनों पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया या कहीं किसी की ज़मीन पे दावा ठोक दिया, उनकी शिकायतें थी। और हिंदू समाज से भी कुछ शिकायतें आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे तमिलनाडु में 1800 वर्ष पुरानी एक मंदिर है। 1800 वर्ष पुरानी 1800 वर्ष पुरानी मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। एक गांव है तमिलनाडु का, वो सारे गांवों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। संसद पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। प्रयागराज में भी, प्रयागराज जहाँ अभी महाकुंभ लगा, अब बताइए, प्रयागराज तो एक तीर्थों के तीर्थराज है, वो उस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इसके अलावा सूरत में जो म्यूनसिपाल्टी बिल्डिंग है, उस सूरत की म्यूनसिपाल्टी बिल्डिंग पे दावा ठोक दिया। अनेक गांव, अनेक मंदिर, अनेक जगहों पे ये सारे बहुत सारे विषय पेचीदा हो गए। कंप्लेन आई, शिकायतें आई, इस पे बातें सब चल रही थी। अब विरोधी पार्टी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पष्ट तौर से मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें ये जब बना तब से लेके अब तक जो 5 से 10% ठेकेदार टाइप के लोग हैं, कांग्रेस के, एनडीए अलायंस के, उनसे जुड़े हुए लोग, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ज़मीनों पे कब्जा किया है, यहाँ तक
आपने देखा होगा कि वक्फ की कई ज़मीनें को 3 स्टार होटल बनाने के लिए लीज पे दिया गया। अब बताइए, वक्फ जो है वो वक्फ की ज़मीन है और उस पर कैसे आप कर सकते हो? तो ये सारी जो अनियमितता है इसको सुधारने के लिए, और मूल रूप से वक्फ की हुई जो ज़मीन है वो मुस्लिम समाज के जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, जो अशिक्षित हैं, अनाथ हैं, जो बेवा विधवा महिलाएं हैं, जो निराधार हैं, जिनका कोई आधार नहीं, अनाथ हैं, ऐसे लोगों का के लिए वहाँ पे स्कूल बन सके, वहाँ पे उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बन सके, वहाँ पर समाज केंद्र बन सके, वहाँ पर रोजगार केंद्र बन सके, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बन सके। तो मुझे बताइए, जो मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम पसमानदा कहते हैं, पसमानदा समाज जो है वो बहुतायत समाज है, बड़ा समाज है, तो उस समाज के लोगों को भी तो न्याय मिलना चाहिए। और जो गरीब हैं, दबे कुचले, शोषित पीड़ित हैं, उनके भलाई के लिए ये सारा वक्फ के माध्यम से काम हो, ये हमारे सरकार की मूल अवधारणा है। तो इसमें तो हम कहीं गलत नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जबकि उनके लिए अच्छा काम करना चाहते तो ये बार बार ये उंगली उठाते कि भाजपा वालों को कब से ये प्रेम हो गया कि भाजपा मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रही है। अरे भाई, इस देश में एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्हें हम देश का मिसाइल मैन कहते हैं। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम हमने किया है, और हमने तो उनको सेकेंड टर्म में भी हम उनको दोहरा रहे थे, दोबारा उनको हमने खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त प्रतिभा पाटिल को आगे लाकर उनको हरवा दिया। तो हम तो 3 तलाक का जो विषय हमने किया, मोदी जी ने लाया, तो उसे क्या मुस्लिम समाज के महिलाओं के भले के लिए किया ना। आज वो शिकायतें हमारे पास आ रही थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो हमने मुस्लिम माताओं बहनों को न्याय देने का काम किया, उनको उनके दुख से, पीड़ा से, शोषण से हमने उनको मुक्ति दिलाने का काम किया। तो हमने अच्छा काम किया ना। तो अच्छे काम में तो सबको साथ दे देना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है देश का 80% मुस्लिम समाज वो नरेंद्र मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री जी के इस संशोधन के साथ खड़ा हुआ है। सभी धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चंद वो लोग हैं जो कि देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आज लोगों को बहका कर सड़कों पे ला रहे हैं, आंदोलन करा रहे, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। हाँ, ये आंदोलन से मैं आगे की कड़ी में यही पूछना चाहूँगा, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो ये घटना हुआ, जो मैं इसको एक भयावह घटना का नाम दूंगा, क्योंकि ऐसी घटना सदियों में एक बार होती हैं। तो इसके पीछे क्या है? कुछ विपक्ष की मंशा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जिम्मेदार इस चीज़ को लेके? देखिए, देश का पूरा हालात को अगर हम एनालाइज करें तो मुझे ये एनडीए अलायंस का एक तरह की बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। नरेंद्र मोदी को देश की जनता युग पुरुष मानकर आज उनके साथ खड़ी है। विपक्ष को आगे का राजनीति समझ में नहीं आ रहा है, दूर दूर तक उनकी कोई सरकार बनते नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसलिए उनकी बौखलाहट है। और उसी बौखलाहट का ये परिणाम है कि वक्फ संशोधन जैसे अच्छे बिल का भी ये जानबूझकर विरोध करके लोगों को भड़का के देश में आग लगा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटना हुई कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ वहाँ कुछ तथाकथित लोगों ने मुस्लिम समाज को लेकर वहाँ पे आंदोलन की, और वो आंदोलन दंगे में परिवर्तित हुआ। और दंगा भी कैसा कि हिंदुओं के घरों में जाकर उनके घरों को जलाया गया, बसें फूंक दी गई, बस्ती की बस्ती फूंक दी गई, 3 लोगों की हत्या की गई, जिसमें से 2 पिता पुत्र एक ही घर के। वो वीडियो आपने देखा होगा, कितनी निर्ममता से उनकी हत्या की गई है। देश माफ़ नहीं करेगा। और आज वहाँ की 500 से ज़्यादा
मुर्शिदाबाद के परिवारों का पलायन हुआ, वो मालदा चले गए लोग। आप वीडियो देख रहे हैं लोगों का, किस तरह से वहाँ की बहन बेटियाँ माँ रो रही हैं, पलायन कर रही हैं, मजबूर हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उनका भविष्य अंधकार में है। आज मैं तो इसके लिए जवाबदार वहाँ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानता हूँ। आपने देखा होगा ममता बनर्जी को, जबकि वहाँ पर जाकर जो दंगे में पीड़ित हुए, जिनकी हत्याएं की गई, जिनके घर जलाए गए, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो उनसे ना मिलकर वो उल्टा स्टेडियम के अंदर वो वक्फ के संशोधन के खिलाफ मुसलमानों का एक सम्मेलन लेती हैं, और वहाँ से वो गालियाँ किसको देती हैं? योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी जी को, हिंदुओं को गालियाँ देने का काम करती हैं। और वो एक तरह का, मैं तो देख रही हूँ कि किस प्रकार से वो जिहादियों के साथ खड़ी हैं, ये देश की जनता देख रही है। और देश की जनता ममता बनर्जी को माफ़ नहीं करेगी। आज उनको उन हिंदू माँ बहन बेटियों की पीड़ा नहीं दिख रही है, उन जो पिता पुत्र की हत्या हुई उस परिवार की आंखों के आंसू उनको नहीं नजर आ रहे। आज भयावह परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश के भी लोग वहाँ पर किस तरह से आतंकवादी संगठनों के साठगांठ से ये वहाँ पे लोगों की हत्याएं की गई, लोगों के षड्यंत्र हो रहे। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो एक बात कहूँगा, देश में एक और केस चल रहा है जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुआ है। हो सकता है ये वो सारे कारण हैं जिसके वजह से एनडीए अलायंस मिलकर पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रही है, देश को जलाने के लिए। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा किस तरह से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुंबई से बयान दिया था कि औरंगजेब का बखान किया, महिमा मंडन किया, और ठीक उसके बाद संसद, देश के लोकतंत्र के मंदिर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने क्या कहा कि अगर आप बाबर को मुसलमानों की नाजायज औलाद कहते हो, मुसलमानों को बाबर की नाजायज औलाद कहते हो, तो क्या हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है? मतलब महान राणा सांगा का अपमान करना। उसके बाद पूरे देश में लोगों का आक्रोश आता है। फिर उसके बाद जो होता है, फिर अखिलेश यादव आते कह रहे एक दलित पे हमला किया जा रहा है। और ये जो षड्यंत्र रहा, आप देखिए किस तरह से एक तरफ औरंगजेब का बखान किया जाता है महिमा मंडन समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ बाबर के महिमा मंडन किया जाता है। एक ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खेला गया ये षड्यंत्र है। ये देश की जनता ने स्पष्ट देख लिया है कि ये और दूसरा कि हिंदू को हिंदू से लड़ाई, मतलब राजपूतों को दलितों से लड़ाना, दलितों को ओबीसी से लड़ाना, ये बहुत ही घिनौना षड्यंत्र समाजवादी पार्टी और एनडीए अलायंस ने किया है। लेकिन उनका ये षड्यंत्र का बुर्का फट गया है। देश की जनता ने इनके सारे षड्यंत्र को देख लिया है। देश की जनता बहुत ही समझदार है, वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आने वाले समय में, आने वाले चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, या उसके बाद देश का चुनाव हो, ये सब इनको जवाब देगी, इनके डिपॉजिट को जब्त करेगी। इनको देश तोड़ो की जो नीति है, जाति जात में लड़ाने की नीति है, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल से खत्म करने की नीति है। अरे डीएमके ने तो पहले ही कहा था ना कि हमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म, डेंगू और मलेरिया इसका समूल नाश करना है, इसका समूल नष्ट करना है। ये उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तभी तो महाकुंभ को, मृत्यु को ममता बनर्जी ने, इनको हिंदुओं के आंसू नहीं दिखते, इनको देश के आंसू नहीं दिखते, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है और अपनी कुर्सी के लिए ये देश को जला रहे हैं। लेकिन देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, इनको घर बिठाने का काम करेगी। शैलेश जी, जैसा कि आपने कहा कि वो एक जो केस चल रहा है, अभी आपने बातों में बताया, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस केस में जेल भी जा सकते हैं, उनको जेल भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है। तो वो कौन सा केस है? कहीं आप वो नेशनल हेराल्ड केस की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए क्या है ये पूरा मामला? देखिए इन दिनों ईडी की इंक्वायरी चालू है
और ये जो विषय है मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूँ। 1937 में जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब एक कंपनी बनी थी एजीएल, और उसमें जो 5000 लोग ट्रस्टी थे वो थे देश के स्वतंत्रता सैनिक, बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सैनिक थे 5000। उन्होंने मिलके बनाई थी, बाद में नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र बनाया गया और वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन 2008 आते आते इन्होंने उस कंपनी पर 90 करोड़ का कर्जा हो गया। अब उस कर्जा को माफ़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी 50 लाख रुपए देती है एजीआई कंपनी को और वो कर्जा माफ़ करती है। और 2008 में जो वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी, वैल्यू थी, वो लगभग 2000 करोड़ थी। उस कंपनी को कांग्रेस पार्टी एक्वायर कर लेती है यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे, जिसके जो ओनर रहते हैं, यानी कि मुझे लगता है लगभग 76% ऑफ शेयर जो थे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पे। ये तो जब 75% से अधिक शेयर किसी भी कंपनी का किसी एक दो व्यक्ति के नाम पे होता तो पूरी कंपनी उनकी हो जाती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उन्होंने अपने नाम पे कर लिया, जिसकी आज लगभग प्रॉपर्टी अगर हम देखते वैल्यू करते तो 5000 करोड़ की वैल्यू है। यानी कि ये 5000 करोड़ का भ्रष्टाचार, गबन, कब्जा ये किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कंपनी का जो लोन होता है वो लोन माफ़ करना या लेना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही कर सकती है। उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कांग्रेस, वो नहीं कर सकती। लेकिन ये कैसे किया? क्योंकि उनकी सत्ता थी उस वक्त। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी जो भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार देश के सामने आया। और ये कब आया? ये बार बार बीजेपी की तरफ उंगली उठाते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी नहीं। ये केस उजागर कब हुआ? 2013 में। 2013 में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, बीजेपी की सत्ता नहीं थी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस की सत्ता थी, तब ये उजागर हुआ। उसके बाद ये विषय फिर चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गया। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो बेल पे हैं, 2013 से बेल पे ही है। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल हुआ उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उसमें नाम है, क्योंकि ये उनकी ये कंपनियां हैं। तो अब ये जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका जवाब तो देश की जनता को देना ही पड़ेगा। और देश की जनता तो सजग है, वो देख रही है इनके पूरे भ्रष्टाचार को। और ये पहला भ्रष्टाचार थोड़ी नहीं है, सैकड़ों भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। लेकिन देश को गर्त में डालने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी को अभी तक तो जनता ने इनको घर पे बिठाने का काम किया। देखिए आने वाले समय में ये नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें स्वतंत्र वीरों, स्वाधीनता सेनानियों क्या बनाई हुई एक कंपनी को ये जो खा गए, कब्जा कर गए, 5000 करोड़ का भ्रष्टाचार किए, ये एक तरह का भ्रष्टाचार के साथ साथ महापाप है, देशद्रोह है। और अब देश की 140 करोड़ जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, कांग्रेस का समूल नाश करेगी, नष्ट करेगी कांग्रेस को, ये मैं दावे से कहता हूँ। शैलेश जी, इसी कड़ी में अभी जो गहमा गहमी का माहौल चल रहा है, जैसा कि आपने बोला कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग, या जो भी है, जैसा भी आप कह लो। तो आप महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर से बिलोंग करते हैं, और महाराष्ट्र के नासिक में दरगाह में जो वाद विवाद हुआ, जिसमें कि वहाँ के लोगों ने पुलिस पे भी कुछ मारपीट का आरोप है उनके ऊपर। तो ये क्या है पूरा मामला, ये क्यों महाराष्ट्र में ये सब क्या आग चल रहा है? देखिए, नासिक में भी जो दरगाह पे कार्रवाई हुई, उसके लिए कई 2 सालों से वहाँ के स्थानिक नागरिकों ने उसका कंप्लेंट किया था। विषय पुलिस स्टेशन, स्थानिक महानगर पालिका के बाद हाई कोर्ट तक गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने उस अनधिकृत जगह को तोड़ने का आदेश दिया। और वो फैक्ट है कि वो अनधिकृत बांधकाम था, अनधिकृत
कब्जा था सरकारी ज़मीन पे, जिसके लिए वहाँ के स्थानिक लोग कोर्ट गए और महानगर पालिका भी कोर्ट में उसके खिलाफ गई थी और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ने का ऑर्डर मिला। उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन में महानगर पालिका वहाँ तोड़ने जाती है तो पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। 1,500 से 2,000 जो दंगाई थे, दंगाइयों ने पुलिस पे हमला कर दिया। 31 पुलिस के जवान नासिक के हॉस्पिटल में एडमिट किए गए, जिनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे अफरा तफरी का, दंगा का माहौल हो जाता है। क्योंकि देखिए ये लोग हमेशा, आपने इनका पैटर्न आप देखिए जो देश में हो रहा है ना, ये मुझे लगता है इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ होता है। आपने मुर्शिदाबाद में देखा कि बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन का इन्वॉल्व हुआ है, एनआईए अब उसकी जांच कर रही है। इसके पहले आपने देखा होगा कि नागपुर में भी वही पैटर्न हुआ गुमराह करने का, कि वहाँ जो चीज़ें नहीं थी, मैं तो मेरे मुंह से वो चीज़ बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं देशभक्त नागरिक हूँ। मैं अफवाह फैलाने का काम नहीं करता हूँ, मैं मेरे मुंह से कभी किसी की बदनामी करने का काम नहीं करता हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अपने ही धर्म के बारे में गलत गलत बातें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाते हैं, अपने ही धर्म की बदनामी करते हुए अपने धर्म के खिलाफ ही लिखते हैं, अपने धर्म का ही अपमान करके लोगों को उकसाते हैं, आग लगाते हैं, दंगा कराते हैं और हिंदुओं के ऊपर अटैक कराते हैं। नागपुर में पुलिस पे अटैक हुआ, अब तो हद हो रही है ना। वहाँ पे डीसीपी कदम पे कुल्हाड़ी से हमला किया गया और डीसीपी कदम ने क्या कहा कि कुल्हाड़ी इस तरह से चलाया गया, अगर मेरा हाथ आगे ना करता तो सीधा मेरा गर्दन कट जाता। यानी कि उन्होंने, मेरी दंगाइयों ने मेरी हत्या के नियत से कुल्हाड़ी चलाई थी। मतलब डीसीपी की हत्या हो जाती अगर वो अपना हाथ से बचाव नहीं करता, जो हाथ उनका पे चोट लग गई। महिला डीसीपी के हमला हो गया, पुलिस पे हमला हो गया और यहाँ 31 पुलिस हॉस्पिटल के अंदर जमा है। ये कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है? न आप प्रशासन को मान रहे हो, न आप न्याय व्यवस्था को मान रहे हो, न न्यायपालिका को मान रहे हो, तो भाई आप न देश को मान रहे हो, तो कैसे चलेगा? अभी देखिए हाल ही में झारखंड से एक झारखंड के मंत्री का बयान आया। उन्होंने क्या, उनसे पूछ तो क्या कहा, आप संविधान को मानोगे? बोले नहीं, संविधान हमारे लिए बाद में, हमारे लिए शरिया कानून पहले, हम पहले शरिया को मानेंगे बाद में संविधान को मानेंगे। मतलब ये तो खुले आम अब बोल रहे हैं ना, खुले आम बोल रहे हैं। मतलब ये देश को माने, देश में दो कानून कैसे चल सकते? अरे सवाल ही नहीं उठता। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है। एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में अफवाह फैलाए कि संविधान खतरे में है, और संविधान तो पूरी जिंदगी कांग्रेस ने खतरे में डाला, और आज उन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग ही संविधान के खिलाफ शरिया कानून लाने की बात करें, शरिया कानून को मानने की बात करें कि हम शरिया कानून से चलेंगे। और ये तो देश में होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा फौलादी प्रधानमंत्री रहते हुए, अमित शाह जैसा फौलादी गृह मंत्री रहते हुए, इस देश में एक देश में दो कानून तो चलने का सवाल ही नहीं उठता। यही बात तो कश्मीर में चल रही थी, हमने तो उसको ख़त्म किया, हमने तो ख़त्म किया। हम तो हमेशा कहते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में, मुखर्जी जी क्या कहते थे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज हमने धारा 370 ख़त्म करके वहाँ पे अमन, चैन, शांति लाया है, और हम देश की जनता को वही समझाते हैं, देश बड़ा है ना कि अन्य कोई चीज़ें। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश का संविधान, देश, राष्ट्र, महापुरुष। अब कोई भी महापुरुषों का कोई भी अपमान कर देता है और महापुरुषों को जातियों में बांट रहे। बताइए ये कितनी निम्न सोच है। महापुरुष महापुरुष होता है, महापुरुष का कोई धर्म, कोई जात नहीं होती है, वो सबके लिए एक बराबर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से भी ये कहूँगा कि आप राणा सांगा के लिए सिर्फ करनी से नहीं, क्यों पूरा देश की जनता खड़ी होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सिर्फ मराठा ही या महाराष्ट्र के लोग ही क्यों, पूरे देश के लोग खड़े होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बलिदान दिए है, अपने त्याग दिया है। किसके लिए दिया है? देश के लिए दिया है। और देश सबका है, देश 150 करोड़ देशवासियों का है। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके हैं, महाराणा सांगा हम सबके हैं, और उनका अपमान देश के किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश के संविधान का अपमान भी किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम देश के संविधान के साथ हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं, और हम इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का बिल्कुल भी अपमान नहीं होने देंगे।
चलिए, धन्यवाद शैलेश जी, बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे प्रश्नों का जवाब दिया आपने और भारतीय जनता पार्टी का विचार रखा। और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है और जो देश में अभी चल रहा है उस पर आपने अपने गंतव्य रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 मिनट।